How do snakes move? This is the fifth part of chapter 5, class 6 NCERT. How do snakes move? सांप जो है वो कैसे मूव करते हैं? Have you seen a snake slither? Does it move straight? In figure 5.25 you can see it. So what is the movement of a snake? So you can see here in the picture 5.25 that a snake moves in a curvy motion. ये जो स्नेक होता है वो कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट वो मूव करता है, ठीक है। सो और देखते हैं। सो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। इसकी जो होती है वो क्या होती है, एक लंबी सी बैकबोन होती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स और बहुत पतले पतले मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो सारे के सारे जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होने के बावजूद वो एक दूसरे से दूर होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, और वो जो मसल्स होते हैं वो बैकबोन से भी कनेक्टेड होते हैं, रिब्स और स्किन से भी कनेक्टेड होते हैं। सीधी सी बात। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स। जो स्नेक की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स में कर्व करती है, मूव करती है। Each loop of the snake gives it a forward push, और हर लूप में जैसे वो मूव करता है तो वो उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है, ठीक है, बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और वो क्यों, मतलब कैसे, वो एक्चुअली जब वो मूव करता है तो वो जमीन को धक्का देता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ग्राउंड पे वो धक्का लगाता है और ग्राउंड जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, और इस तरह से वो अपनी बॉडी को आगे बढ़ा पाता है। Since its long body makes many loops, और जो उसकी पूरी जो लंबी सी बॉडी होती है बहुत सारे कर्व्स बनाते हैं। And each loop gives it this push, और हर लूप जो होता है वो उसको वैसा ही पुश देता है, तो उसकी बॉडी आगे की ओर बढ़ती है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड। जो आपने देखा होगा कभी भी ये स्ट्रेट भागती नहीं है, क्योंकि इंसानों की तरह इसमें स्ट्रेट पैर नहीं होते हैं, या फिर वो अर्थवॉर्म्स की तरह वो मतलब अपने मसल्स को श्रिंक एंड वैसे नहीं कर सकती हैं। सो इनकी बैकबोन होती है, तो जाहिर सी बात है जब इनकी बैकबोन होती है तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट नहीं कर सकते हैं। एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, और जो सांप होता है वो बहुत तेजी के साथ मूव करता है, एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, ठीक है। We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. हमने पूरे चैप्टर में क्या चेक किया है, देखा है कि किस तरह से बोन्स और मसल्स जो है वो अलग अलग एनिमल्स के मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहेली and Bujo have many questions in their sacks about the different movement in animals. अब ये जो दो लोग हैं पहेली और बूझो, पहेली जो कि लड़की है और बूझो जो कि लड़का है, उनके दिमाग में जो उनके क्वेश्चंस का जो झोला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एनिमल्स जो मूवमेंट करते हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड। सो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि किस एनिमल का मूवमेंट कैसा होता है, वो कैसे उसको हेल्प करता है, वो क्यों वैसे ही चलता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसको आंसर करने होंगे। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, उनकी एक बुक थी, ये जो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, इनकी बुक का नाम था गेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी अलग अलग एनिमल्स की जो मूवमेंट की पैटर्न थी वो कैसी थी। So asked himself these questions, अपने आप से ये सारे सवाल आप कर सकते हैं।
So why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? अब क्या है कि हम इंसानों के पास पैर होते हैं, सांप के पास पैर नहीं होते हैं, मछलियों के पास फिन्स एंड उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, पर हमारी बॉडी स्ट्रीमलाइन और हमारी बॉडी में फिन्स नहीं होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दी रिक्वायरमेंट। जो नेचर है, मदर नेचर जो है, वो हमें वो सारी चीज़ें देती हैं जो वक्त के साथ हमारी ज़रूरत होती है। उस तरह से हमारी बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। सो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर ऐसा है तो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पानी में रहना है और हमारी बॉडी जो है वो पानी के लिए एडेप्टेड ना हो, तो हम बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और वैसे कंडीशन में हमारी जो स्पेसीज़ है वो वैनिश हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर वैसे कंडीशन में कोई भी इंसान जो कि पानी में रहने की कोशिश कर रहा था वो नहीं बचेगा। तो बहुत ही जल्दी उसमें चेंजेस आने ज़रूरी होते हैं। अब ये चेंजेस बहुत जल्दी नहीं आते हैं, जनरली इसमें इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इसमें टाइम लगता है। बट ये जो टाइम लेता है उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं, बिकॉज वो काफ़ी दिनों तक उसकी बॉडी में रहते हैं। जैसे हमारी जो पूंछ हुआ करती थी वो पूंछ धीरे धीरे वैनिश हो गई, बिकॉज हमने उसका यूज़ करना बंद कर दिया। उसी के साथ साथ मैंने सुना है ये जो वेल्स है ये मैमल्स होती हैं, और ये जो वेल्स हैं ये पहले जमीन पे रहा करती थी। उसके बाद जब ये मतलब पानी के अंदर रहना शुरू हुई तो धीरे धीरे इसने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, और ये चेंज आते आते फाइनली ये अभी पूरी तरह से लगभग पानी के लिए अडेप्ट हो चुकी है। So why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? तो इसके बारे में ही मैंने बतलाया आपको कि हम लोगों के पास क्या होता है कि हमारी जो बॉडीज हैं, अब क्या है कि हम इंसान हैं, हमारे पैर हैं, उसी तरह किसी दूसरे जीव जंतुओं के पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे वो चाहे तो मतलब स्लिथर करती हैं जैसे स्नेक, या फिर किसी के पास फिन्स होता है। सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स? अगर इतना कुछ डिफरेंट है भी तो कुछ तो सिमिलैरिटीज भी होगा, तो क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। सो हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि कहीं भी जाने के लिए मतलब उनको कितने बॉडी पार्ट्स की जरूरत होती है। सो व्हाई 2 legs for human and 4 for cows and buffaloes? अब यहाँ पे ये वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों कि ह्यूमंस के लिए सिर्फ 2 और गाय और भैंसों के लिए या फिर घोड़ों के लिए या फिर किसी और भी वैसे 4 legs वाले एनिमल्स के लिए 4 legs ही क्यों? या फिर मंकीज का भी कुछ वैसा ही हाल है ऑलमोस्ट। वो वैसे होते तो उनके 2 पैर और 2 हाथ हैं, बट वो जब यूज करते हैं तो किसी को भी हाथ की तरह किसी को भी पैर की तरह यूज करते हैं। सो मेनी एनिमल्स सीम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, और लगभग किसी का भी मैक्सिमम टाइम आपको है ना, मैक्सिमम एनिमल्स का ये नहीं होता है 3 या 5 लेग्स नहीं होते हैं, वो जनरली 2 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, या फिर उस तरह से 6 या 7 या 8 लेग्स होते हैं। So why is the bending of our legs different from that of our arms? अभी क्या है ना कि जो हमारे legs का जो length है, यानी कि legs के upper leg है and upper leg और lower leg का जो folds है, यानी कि जो joint है, वहाँ पे वो जो length है वो, और जो arms का जो length है वो different क्यों है? So why is the bending of our legs different from that of our arms? So many questions, and perhaps we have looked for some answer through our activities in this chapter. अब ये सारी बातें हैं,
सो वी नीड टू लुक फॉर मेनी आंसर्स। तो चलो पहले देखते हैं कि ये इस पैराग्राफ में क्या कहा गया। योगा फॉर बेटर हेल्थ। नो डाउट कि ये जो योगा है अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए, इवन करने वालों के लिए अच्छा है और इवन उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा है अगर वो करती हैं तो। सो योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। हमारे भारत में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता था। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सो जो हमारी यूनाइटेड नेशंस है उसने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी। एक इंसान जो है योगा करने से हेल्दी रहता है, बिकॉज ये क्या करता है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करके उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत बनाता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, enabling you to sit straight and not slouch. Many positions in yoga require you to lift your own weight, which help in making the bones strong and help ward off osteoporosis. It also helps in relieving joint pain, which is mostly observed in elderly people. It twins all muscles in the body and keeps them active. अब क्या है ना कि जो चीज़ यूज नहीं होता है वो चीज़ थोड़ा सा मतलब कमज़ोर पड़ता जाता है। आप जिन मसल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो मसल्स जो होंगी वो धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होती हैं, शिथिल होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कंप्लीट बॉडी है वो अच्छे से काम करे तो आपको अपने सारे मसल्स को एक्टिव रखना पड़ेगा। सो ये जो है वो मेजर इशू है और इसके लिए हम लोग पहले ही योगा किया करते थे। अभी तो जिम वगैरह आ गए हैं, आप जिम भी कर सकते हैं, बट योगा is not having any substitute because yoga is best. It keeps the heart healthy and makes it work more efficiently. ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और उसको और भी ज़्यादा efficient काम करवाता है उससे। Certain yoga postures should be performed under the supervision of a trained person. कुछ योगा पोस्चर्स ऐसे होते हैं जिनको आप यूं ही बस इंटरनेट पे या फिर आप सिंपली बुक्स में पढ़कर आप उसको नहीं कर सकते हैं। उसके उस वक्त में थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो बीच में एनसीईआरटी ने यहाँ पे आपको बतलाया कि योगा आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी हेल्थ जो है बेटर रहेगी। सो एजुकेशन का हमेशा यही पर्पस होता है कि आपको मेंटली, फिजिकली और हर तरह से एनरिच किया जाए। सो ये जो है वो डायरेक्टली आपको पैसा नहीं देता है, बट हाँ जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ देता है और सही मायने में पैसा भी आप इसी रास्ते के थ्रू कमाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है सब चीज़ों के लिए। सो जो इनमें कीवर्ड्स आए थे वो आए थे बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ब्रिसल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स्ड ज्वाइंट्स, gait of animals, hinge joint, muscles, outer skeleton, pelvic bones, pivotal joint, rib cage, shoulder bones, skeleton, streamline। ये सारे वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता देता हूँ। बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे की हड्डी होती है पीठ में, वो जो कि एक्चुअली बैकबोन जो होती है वो हमारे हमारे नर्वस सिस्टम के कॉर्ड को मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा वो जो स्पाइनल कोड होता है वो हमारे इस बैकबोन के अंदर ही होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जस्ट है ना पीवीसी पाइप होता है ये बैकबोन और उसके अंदर वो वायर होता है। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिस तरह से एक सॉकेट के अंदर बॉल अटकी हुई होती है और वो घूम सकती है हर डायरेक्शन में, एग्जैक्टली बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे बॉडी में कुछ जगह होती है और वो पूरी तरह से घूम सकती हैं। ब्रिसल्स जैसे कि ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं जो जिसको हम लोग घसते हैं अपने दांतों पे, दैट इज कॉल्ड ब्रिसल्स। उस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर्स को ब्रिसल्स कहते हैं। कार्टिलेज, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे बोनी टाइप के मतलब बोन की तरह ही, बट वो थोड़ी सी फ्लैक्सिबल होती है, तो उस तरह की जो मटेरियल होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं। कैविटी किसी भी तरह का गड्ढा,
यानी किसी भी तरह का गैप, जैसे कि दांतों में कैविटी होती है वो तो सारे लोग जानते हैं, बट सिर्फ दांतों में कैविटी नहीं होता है, दांतों के अलावा हमारे बोन्स में भी कैविटी बने होते हैं ताकि एक बोन दूसरे बोन्स में जाकर फिक्स हो जाए। वो उसमें जो पर्पसफुली गॉड ने कैविटी बना के दिया है उसका इस्तेमाल हम लोग जॉइंट्स के एज अ जॉइंट्स के तौर पे करते हैं। फिक्स्ड जॉइंट, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि जनरली नाम से ही क्लियर है फिक्स्ड होते हैं, मतलब दैट मींस उसमें कोई मूवमेंट्स वगैरह नहीं होती है। जैसे हमारे ब्रेन को जो स्कल है, स्कल में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। जब डॉक्टर्स को जरूरत होती है तो ब्रेन सर्जरी वगैरह करने के लिए हमारे ब्रेन को जब खोलना वगैरह पड़ता है, बहुत ही रेयर कंडीशंस में ऐसा होता होगा बट होता है, तो वैसे जॉइंट्स को भी खोला जाता है, बट वैसे जॉइंट्स में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, फिक्स्ड जॉइंट कहलाते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स इज कॉल्ड द गेट ऑफ मूवमेंट्स। हिंज जॉइंट, हिंज जैसा कि हमारे दरवाजों वगैरह में हिंज होते हैं, एग्जैक्टली सिर्फ वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी कि ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं, यानी जिस तरफ का डायरेक्शन का वो हिंज एक्चुअली उसको मूवमेंट अलाउ करेगा, बस उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा, यानी कि वो हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। मसल्स, मसल्स जो होते हैं उनका क्या, तो जो मसल्स होते हैं, मसल्स एक्चुअली रबर्स होते हैं, रबर्स टाइप मटेरियल होते हैं, रबर एग्जैक्टली नहीं होते हैं, रबर्स टाइप मटेरियल होते हैं। ये एग्जैक्टली रबर्स की तरह ही एक्ट करते हैं। ये बोन्स को मूवमेंट के लिए, यानी बोन्स के मूवमेंट यानी कि हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये ना हो तो, और अगर बोन्स ना हो, बोन्स और मसल्स का जो कंबाइंड इम्पैक्ट होता है, साथ में बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो कि काम करती है, बट जो डायरेक्ट हम लोग दिख पाता है, जिसको दिखा सकते हैं, जिसको बतला सकते हैं, जहां तक वहां मसल्स और बोन्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक्चुअली एक मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे तो फिर मसल्स को जो सिग्नल देते हैं वो होता है आपका नर्वस सिस्टम होता है, तो अब इसको नर्वस सिस्टम से कनेक्ट तो नहीं कर सकते हैं फिलहाल। इन शॉर्ट आप जानिए कि जो मसल्स होते हैं और जो बोन्स होते हैं उसके कंबाइंड इम्पैक्ट से किसी भी तरह का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ऑब्वियसली उस मूवमेंट के लिए जो कमांड दिए जाते हैं वो नर्वस सिस्टम से होते हुए ही आते हैं। आउटर स्केलेटन, जैसे कि इसमें हम लोग ने पढ़ा था, जो स्नेल्स होते हैं उनकी बॉडी जो ऊपर से कवर्ड होती है दैट इज कॉल्ड, उसका आउटर स्केलेटन उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो कुछ एनिमल्स में आउटर स्केलेटन भी होते हैं जो कि किसी भी तरह के मतलब कि जस्ट मूवमेंट में या इस तरह में कुछ हेल्प तो नहीं करते हैं, या उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मतलब एक्चुअली कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, बट हाँ उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी चीज़ों से। पेल्विक बोन्स, जो यहाँ हिप के जगह की जो बोन्स होती है उसको पेल्विक बोन्स कहते हैं। पाइवोटल जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स जो जॉइंट हमारे गर्दन और हमारे गले और सर के बीच में होती है, इसमें हम लोग ने देखा कि लगभग ये कुछ ऐसी है कि एक पाइप में एक बॉल आकर पाइवोटल जॉइंट होती है, वैसे एग्जैक्टली मैं दिखला देता हूँ आपको। पाइवोटल जॉइंट, ये रहा पाइवोटल जॉइंट। तो पाइवोटल जॉइंट के बारे में आप गौर से देखिए, इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में एक रिंग की तरह ऐसा जॉइंट होता है। चलें जहां थे हम, हाँ, रिब केज, हमारे चेस्ट के आसपास जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियों का एक फ्रेम काम करता है वहां पे, जो कि जस्ट है ना हमारे किसी भी तरह के आउटर डैमेज से, बाहर से होने वाले किसी भी तरह के डैमेज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट जो करता है वो होता है रिब केज। ये लगभग कुछ वैसा ही है जैसा एक केज होता है। चूंकि इन बोन्स को रिब्स कहते हैं तो इससे बने हुए केज को रिब केज कहते हैं। शोल्डर बोन्स, शोल्डर की जो हमारे शोल्डर होते हैं उसके अंदर जो बोन्स हैं उनको शोल्डर बोन्स कहते हैं। स्केलेटन,
तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो शेप एक्चुअली इसलिए ले पाता है बिकॉज हमारे अंदर बोन्स है, और बोन्स का जो कंप्लीट ढांचा है, जो फॉर्मेशन है, अगर हम सिर्फ बोन्स को खड़ा कर दें, जो अक्सर हाँ टीवी में भूतों को दिखलाया जाता है, तो वो होता है आपका स्केलेटन होता है। वो क्या होता है? स्केलेटन होता है। अब स्केलेटन एक्चुअली सिर्फ स्केलेटन मूवमेंट नहीं कर सकता है इन रियलिटी, बिकॉज स्केलेटन को मूवमेंट करने के लिए मसल्स की जरूरत होती है। मसल्स की जरूरत ही नहीं, पूरी की पूरी फंक्शनल बॉडी की जरूरत होती है। उसमें सारे सिस्टम चाहिए, नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, जितने भी तरह के सिस्टम है सारे ही चाहिए। तभी सिर्फ और सिर्फ हॉरर शोज में दिखलाया जाता है कि स्केलेटन डांस कर रहा है। स्ट्रीमलाइंड, मछलियों का जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। मछलियों का ही नहीं, जो नाव का शरीर होता है, नाव की जो बॉडी होती है या फिर जहाज की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। बिकॉज स्ट्रीमलाइंड कहने का मतलब कि दोनों साइड से एक्चुअली वो टैपर्ड होते हैं, वो पतले होते हैं, थोड़े दबे होते हैं, ताकि वो पानी को आराम से काट के आराम से उसमें आगे बढ़ सके। तो स्ट्रीमलाइंड का मतलब ये होता है। इन शॉर्ट, अब यहाँ समरी पे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अब क्या है कि बोन्स और कार्टिलेज भी मैंने बोला कि ये भी बोनी ही सब्सटेंस होती है, बट एक्चुअली ये कार्टिलेज, इसको क्यों स्पेसिफिकली हम लोग अलग से कह रहे हैं, क्यों ना इसको बोन्स ही क्यों नहीं कह रहे हैं? बिकॉज ये कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एंड ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देती है बोन्स को। सो क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल टाइप का बोन्स है, यानी कि जैसे कि अब हमारे कान का जो पोर्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि आप इसको बेंड कर सकते हैं अपने हाथों से। कान के ऊपर वाले पिन्ना जो है वो आप उसको जो है आप उसको बेंड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें ईयर रिंग्स पहनने के लिए छेद करते हैं वो एक्चुअली सॉफ्ट है, वो मसल्स है, बट ऊपर का जो पोर्शन है वो एक्चुअली अपने शेप में बना हुआ है। अभी उसको अगर खींचेंगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा, बट छोड़ेंगे तो फिर से वो वैसा ही शेप में आ जाएगा। तो वो एक्चुअली कार्टिलेज है। वैसा ही कार्टिलेज हमारे बोन्स के जॉइंट्स के पास भी होता है। सो बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। ये हमारी बॉडी को फ्रेम देता है, शेप देता है और किसी भी तरह के मूवमेंट में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स। ये अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रिबकेज, सिर्फ रिबकेज ही नहीं, रिबकेज के अलावा जो पूरा का पूरा है, जैसे कि इवन स्कल जो है हमारा स्कल में भी बोन्स कार्टिलेज होते हैं और ये भी स्केलेटन का ही पार्ट है। अब ये जो स्कल है, स्कल के अंदर ह्यूमन ब्रेन होता है जो कि मोस्ट क्रूशियल पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। अब इसको भी प्रोटेक्ट तो ये स्कल ही कर रहा है, स्कल भी जो है वो स्केलेटन का ही पार्ट है। सो स्केलेटन हमारे, इन शॉर्ट, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। The human skeleton comprises the skull, the backbone, ribs and the breastbone, shoulder, hip bones and the bones of the hands and legs. ठीक है। So थोड़ा बहुत डिटेल में गया तो ह्यूमन स्केलेटन को अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इसको स्कल में डिवाइड करेंगे, सेकंड बैकबोन में, थर्ड रिब्स में, फोर्थ ब्रेस्ट बोन में, ठीक है। नेक्स्ट शोल्डर बोन में, फिफ्थ हो गया, कितना हुआ, 1 2 3 4 अब 5 शोल्डर बोन में, सिक्स्थ हिप बोन्स में एंड सेवेंथ या फिर सेवेंथ एंड एट्थ बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। तो 7 या फिर 8 तरह की टोटल हड्डियां होती हैं और उससे पूरा का पूरा स्केलेटन बना होता है। तो याद करना, ये जो नंबर मैंने कर दिया इससे याद करने में ये थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं। The bones are moved by alternate contraction and relaxation of two sets of muscles. Generally हमने देखा है, जो हमने सीखा है पिछले क्लासेस में, उसमें क्या सीखा है कि जो बोन्स होता है उसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है 2 सेट्स ऑफ मसल्स का, और उसकी वजह से हमारे बोन्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एक्चुअली वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल्सो, और सपोज समटाइम्स वी कैन सिट सिंपली एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे बैठ जाएंगे, और वैसे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वी कैन सिंपली move the hands or legs. It depends upon you, what do you want actually. It is as per your convenience and it is as per as your requirement.
The bone joints are of various kinds depending on the nature of joints and direction of movement they allow. अब क्या है ना कि हमारे जो joints हैं वो कुछ ऐसे हैं, अब सारे के सारे joints एक ही तरह के नहीं हैं, और ये मैक्सिमम जो मूवेबल joints हैं वो जनरली 2-3 तरह के बतलाए गए थे इसमें। पहला था आपका हिंज पहला था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फिर था हिंज ज्वाइंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पाइवोटल ज्वाइंट्स, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हिंज ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट्स, फिक्स्ड ज्वाइंट्स हमने पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स पढ़ा था, पाइवोटल ज्वाइंट्स पढ़ा था। तो फिलहाल हमने इतने तरह के ज्वाइंट्स के बारे में सीखा है। अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इनमें और भी वेरिएशंस मिलेंगे आपको, बट फिलहाल इतने तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। द बोन ज्वाइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये जो ज्वाइंट्स होते हैं अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ज्वाइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। एक्चुअली क्या इस ज्वाइंट्स का पर्पस है, वो पर्पस ही नहीं, एक्चुअली क्या नेचर है एंड उसका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, उस बेसिस पे इसका ज्वाइंट का हम लोग नाम देते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। एक चिड़िया जो उड़ती है वो क्यों उड़ती है, बिकॉज उनकी जो हड्डियां होती है वो थोड़ी सी मजबूत नहीं, दैट मींस कि उनकी हड्डियां जो होती हैं मजबूत तो होती होगी बट वो लाइट होती है, डेफिनेटली लाइट होती है, एंड जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से वो फ्लैपिंग कर पाती हैं ज्यादा से ज्यादा। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रेगुलर फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स दे कैन पुश द एयर डाउन एंड दे कैन move their body upwards. It also works on the same principle of Newton third law, मतलब अपनी बॉडी को वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती हैं। So fish swim by forming loops. Exactly, मछलियां भी बिल्कुल सांप की तरह ही हल्का हल्का कर्व करते हुए मूव करती हैं। To help the words where fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. जैसे ऊपर में हमने देखा था वो जो मछलियों का मूवमेंट था वो कैसा था, ये रहा, बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट है ना वैसा ही मूवमेंट है। ये लूप्स बनाते हैं और अपने आप को आगे पुश करते हैं। स्नेक स्लीथर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज ये अपने आप को लूप बनाते हैं और उसको स्लीथर करते हैं, अपने आप को धक्का देते हैं आगे की ओर। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। ऑब्वियसली इनमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, बहुत सारे मसल्स होते हैं, थिन मसल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बट एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, और वो इस तरह से मूव करते हैं वो स्लीथर करते हुए ताकि वो अपनी बॉडी को आगे पुश कर सके। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस have hard covering forming an outer skeleton। अब ये जो कॉकरोच का जो ऊपर वाला जो कवर होता है, जो विंग्स वगैरह होता है या उसके कवर जो होता है, वो आपका इसका आउटर स्केलेटन का पार्ट होता है। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विथ 3 पेयर ऑफ लेग्स। ब्रेस्ट मसल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स यानी कि 6 लेग्स के साथ। अभी भी यहाँ वही बात है कि इवन नंबर ऑफ लेग्स with 3 pairs of legs and 2 pairs of wings, यानी टोटल अगर आप कह सको तो लिम्स इनके कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8। हेल्प द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई, और ये जो चीज है वो कॉकरोच को वॉक करने में या फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अर्थवर्म्स मूव बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल्स। अर्थवर्म्स जो हैं वो मूव करते हैं बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन, वो अल्टरनेट एक्सटेंशन से या कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी के, यानी कि अपने बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अपने अगली बॉडी को वो एक्चुअली एक्सटेंड करते हैं, पिछली बॉडी को फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो उसको आगे की ओर ले जाते हैं, फिर अगली बॉडी को वो एक्सटेंड करते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं और फिर पिछली बॉडी को आगे लाते हैं। तो इस तरह से वो अल्टरनेटली एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते अपने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह, तो उनमें जो मूवमेंट का जो तरीका है वो यही है। Tiny bristles on the underside of the body help in gripping the ground, और उनकी बॉडी में जो नीचे में ब्रिसल्स होते हैं वो एक्चुअली उनको हेल्प करते हैं ग्राउंड से ग्रिप बनाने में। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फिट, और स्नेल्स जो है उनके जो
मस्कुलर फुट्स होते हैं उसका हेल्प करते लेते हैं और इस तरह से ये मूव करते हैं। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन दी डैश ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सही है ना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस स्केलेटन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो बोन्स और कार्टिलेजेस का कॉम्बिनेशन होता है वो बॉडी का स्केलेटन होता है। द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय अ डैश जॉइंट। बताइए। सो द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय अ हिंज जॉइंट। क्योंकि आप एल्बो में अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो तो आप पहले एल्बो को याद कीजिए और उसमें किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। उसमें साइड वाइज मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट है बिल्कुल दरवाजे और खिड़कियों की तरह है। जो नॉर्मल घर के दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, जो ट्रेडिशनल दरवाजे खिड़कियां होती हैं, एग्जैक्टली उसकी तरह है। अब ये कोई स्लाइड दरवाजे और खिड़कियों का आप सोच मत लीजिएगा। यहाँ ये सिंपल जो ट्रेडिशनल दरवाजे खिड़कियां हैं उनकी तरह ये मूव करते हैं। जो हमारे जो हाथ, जो दो अपर एंड लोअर आर्म्स हैं और इसके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो आपका हिंज ज्वाइंट होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। ये कौन सा चीज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बोन्स को पुल करता है। मसल्स। किसी भी तरह के मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड एक्सटेंशन होता है मसल्स का, और वो हमारे बोन्स को पुल करता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो, और एक्सटेंशन होता है तो वो एक्चुअली उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। दोनों एक्चुअली मूवमेंट में ही हेल्प करता है। जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरी तरफ अगर कोई मसल्स ना हो तो वो वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद फिर इसको इलॉन्गेट करने के लिए दूसरे हाथ से पकड़ के खींचना पड़ेगा, क्योंकि वहां दूसरा मसल्स है। फिर उसको कमांड देंगे कि अब आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, तो फिर वो काम करेगा, ये चुप बैठेगा। ये फिर कॉन्ट्रैक्टेड जो था वो अब इलॉन्गेट होगा। तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे डुअल मसल्स का काम होता है। वैसे हो सकता था यहाँ पे कि एक ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता, फिर वही मसल्स अपने आप को एक्सटेंड करता, बट बनाने वाले ने ऐसा नहीं बनाया है। सो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, जैसा बनाया है वैसा पढ़ लेते हैं। सो इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम। नो, एग्जैक्टली नो। सो इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। No, exactly not. False. The finger bones do not have joints. Yes, they do have hinge joints. The forearm has two bones. Forearms में कितने bones होते हैं? So the forearm has two bones. Yes, true. उसमें दो बोन्स होते हैं। Cockroaches have an outer skeleton. True, होते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। अपर जॉ जो होता है वो मूव नहीं करता है, इज एन इमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है। फिश have a streamlined body. सही है। shows very slow movement नहीं होगा। protect the heart नहीं होगा। can fly in the air नहीं होगा। has an outer skeleton ये भी नहीं होगा। have fins on the body ये भी नहीं होगा। तो ओहो, have fins on the body, हाँ ये होगा। तो fish have a streamlined body and fish have fins on the body, ये दो होगा। ribs protect the heart ये होगा। उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर, हैज एन आउटर स्केलेटन, बस ये दो होगा। अपर जॉ
is an immovable joint. बस ये होगा, बस. Answer the following. What is the ball and socket joint? In our body is made up. Our body the framework of our body is made up of bones and cartilage, and the movable and not only bones and cartilage, we can also we have some joints which can be moved with the help of muscles and other body systems, and one of the joint is ball and socket joint, where the shape is like where the shape of the joint is like a ball and socket. It can move in all the directions. It is available in our shoulder joint. Which of the skull bones are movable? So our lower jaw, that is the movable skull bone. So which of the skull bones are movable? So our lower jaw is a movable skull bone. Why can our elbow not move backwards? Because it's a hinge joint. Now things to think about. We discussed the many movements our body are capable of. Healthy bones, muscles, joints and cartilages are needed by the body for all these movements. हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है कि कितने तरह के जॉइंट्स हमारी बॉडीज में हो सकते हैं और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. अब जो हेल्दी बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को इन सारे मूवमेंट्स को करने के लिए. यानी कि सिर्फ और सिर्फ बोन से काम नहीं चलेगा और ना ही सिर्फ मसल से काम चलेगा, सिर्फ जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस के होने से भी काम नहीं चलेगा. ये जो चार चीज़ें हैं सिर्फ इनके होने से काम नहीं चलेगा. एक्चुअली पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम ही कंबाइंडली काम करता है, वर्क करता है, तब जाकर हमारा पूरा का पूरा फंक्शन हो पाता है. यानी हमारे हर एक फंक्शन को करने के लिए बाकी दूसरे को भी अपना फंक्शन करना पड़ता है. तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एवरी फंक्शन इज इंटरकनेक्टेड विद द अदर फंक्शन. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे फंक्शंस एक दूसरे फंक्शन से कनेक्टेड है. ठीक है. Some of us suffer from conditions that could make these movements not so easy. कुछ लोगों को कुछ तरह तरह की बीमारियां होती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मसल्स स्टिफ होते हैं, जिनके बोन्स एक्स्ट्रा ग्रो कर चुके होते हैं, या जिनके बोन्स जो है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जैसा कि उनके बोन्स में नहीं, उनके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, या फिर उनके मसल्स को या उनके बोन्स को जो नर्वस सिस्टम जो उनको कमांड देती है वो कमांड में प्रॉब्लम होता है. ठीक है. So in a whole class activity, try to find the ways that one would manage everyday activities if any one of our body movement was not possible. अब हम लोगों को सोचना क्या है कि अगर कोई एक बॉडी पार्ट अगर काम ना कर रहा हो तो उसके लिए कैसे उसको मैनेज कैसे करेंगे. So in activity 1, for instance, you tied a scale on your arm and disabled the elbow movement. अब यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि कोई भी मूवमेंट अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, तो बहुत दिक्कत होने वाली है. बिकॉज हम लोग हैबिट में हैं उस चीज़ की, और वो चीज़ सडनली अगर रुकेगी तो शुरुआती के कुछ दिनों में बहुत दिक्कत होगी. बट बिलीव मी, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ये डिफरेंट होगा बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. यू कैन बी डिफरेंट, यू कैन लुक डिफरेंट, बट यू कैन डेफिनेटली डू इट. बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग तभी कैपेबल हैं जब हमारी पूरी बॉडी फंक्शंस कर रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है. जिनकी पूरी बॉडी फंक्शंस नहीं कर रही होती, एक दो बॉडी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है
और अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो डिटरमाइंड हो तो। So think of other ways of restricting normal body movements and find ways that everyday activities could then be managed. So बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। So इस तरह से चैप्टर 5 खत्म होता है। थैंक यू।